हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और ये एक क्विक रिकैप वीडियो है। ये वीडियो उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिन्होंने ऑलरेडी ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है और अब एकदम सुपर क्विक तरीके से इस टॉपिक को वापस रिवाइज करना चाहते हैं। ये वीडियो तब बहुत ज्यादा रेलेवेंट है जब आप मॉक टेस्ट से पहले रिवाइज कर रहे होंगे या फिर आपके 1.5 डेज रिवीजन से पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप वो लोग हैं जिनको एकदम डिटेल्ड में रिवाइज करना है या फिर आप फर्स्ट टाइमर्स हैं तो आपके लिए हमने ऑलरेडी 100% फ्री डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिए हैं, जिसके लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। एनबीएफसी की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो जिसका प्रिंसिपल बिजनेस डिपॉजिट रिसीव करना है। अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी के द्वारा आरबीआई स्पेसिफाई कर सकता है। कंपनी को एनबीएफसी मानेंगे अगर उसका फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स है माइनस इंटेंजिबल एसेट्स एंड उसकी इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स 50% और मोर ऑफ ग्रॉस इनकम है, मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम है एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा एज पर एनबीएफसी। अंडर सेक्शन 44 आईए आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एनबीएफसी अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा विदाउट नेट ओन्ड फंड ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ की लिमिट अब आपकी कर दी गई है एनबीएफसी के नेट ओन्ड फंड के लिए जो अभी अप्लाई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। ये 10 करोड़ आपका 2 करोड़ है फॉर पी2पी लेंडिंग वाली के लिए, अकाउंट एग्रीगेटर वाली एनबीएफसी के लिए जिनके पास कोई पब्लिक फंड नहीं है एंड जिनके कोई कस्टमर इंटरफेस भी नहीं है। और यही 10 करोड़ वाली लिमिट आपके 300 करोड़ है फॉर आईएफसी एंड आईडीएफ। अगर मैं मोर डिटेल्स की बात करूं तो एग्जिस्टिंग एनबीएफसी जितनी भी है, तो नई एनबीएफसी के लिए हमारे लिमिट था, कोई एग्जिस्टिंग एनबीएफसी है तो उसका रिक्वायरमेंट 2 करोड़ जिसका है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा 10 करोड़ तक, लेकिन सिर्फ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी को ही करना है। कौन सी सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी है सर? आईसीसी, एमएफआई एंड फैक्टर। उसको फेज्ड मैनर में करना है बाय 31 मार्च 2027। अब ये ग्लाइड पाथ हमने दिया है कि आपको ऐसे ऐसे अपना नेट ओन फंड्स जो है वो बढ़ाना है फॉर एग्जिस्टिंग एनबीएफसी जिनको अपना नेट ओन फंड 10 करोड़ करना है। आईसीसी, एमएफआई, फैक्टर। करंट एनओएफ है 2 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ नॉर्थ ईस्ट रीजन में और ये अभी के लिए 5 करोड़ है। 25 तक आपको 5 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ करना है। 27 तक 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ करना है। ये कंपनी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन बस इसमें एक चीज है जो आपकी सीआईसी है जिसका एसेट साइज लेस देन 100 करोड़ है एंड जिसका एसेट साइज 100 करोड़ या फिर अबव है लेकिन जो पब्लिक फंड को एक्सेस नहीं कर रही है वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनबीएफसी को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। आपके डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। नॉन डिपॉजिट में आपकी एक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होती है बाय काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंस बात करो बैंक्स और एनबीएफसी के बीच में, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। कुछ एनबीएफसी आप पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते तो आप चेक इशू नहीं कर सकते। आपके इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं होती है डीआईसी जीसी की आपके डिपॉजिट्स पे। आपके कोई मिनिमम एक्सपोजर करने की जरूरत नहीं है टू प्रायोरिटी सेक्टर। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि हर एक एनबीएफसी को मेंटेन करना है मिनिमम कैपिटल रेशियो ऑफ 15%। टियर 1 कैपिटल हर एक एनबीएफसी का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 10% से कम नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर 10% है वो आपके एमएफआई वाली एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं है। जो एनबीएफसी लेंड करती है गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट, उनको अब मिनिमम टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना है 12%। अब सर गोल्ड ज्वेलरी वाली एनबीएफसी वो एनबीएफसी है जिनका 50% और मोर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स गोल्ड ज्वेलरी लोन है। ठीक है, यस सर। टियर 1 कैपिटल बात करते हैं एनबीएफसी के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट एनबीएफसी बेस लेयर के लिए ये वाली कैलकुलेशन नहीं एप्लीकेबल है। टियर 1 कैपिटल किसका सम होता है सर? सबसे पहली चीज ओन्ड फंड जिसको हम माइनस करते हैं इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है किसी भी अदर एनबीएफसी में, कोई शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग हायर परचेज एंड लीज फाइनेंस मेड टू या फिर डिपॉजिट दिया है हमने सब्सिडरी को या फिर किसी कंपनी को जो सेम ग्रुप में है, जो एक्सीड करता है, ये जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो एक्सीड करता है इन एग्रीगेट 10% ऑफ ओन्ड फंड से, तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा ओन्ड फंड में से। पहली चीज ये। दूसरा, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो इशू किया है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में हर एक ईयर में टू द एक्सटेंट वो 15% ऑफ द एग्रीगेट टियर 1 कैपिटल एक्सीड नहीं करता है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। मतलब प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का जो हमारा टियर 1 कैपिटल है उसका 15% लेंगे और ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हम ले लेंगे। तो एक पहला ये अमाउंट हो गया, दूसरा ये अमाउंट हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा टियर 1 कैपिटल आ जाएगा। नोट, एनबीएफसी जो बीएल है वो एलिजिबल नहीं है अपना परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड करने के लिए अपने टियर 1 कैपिटल में। टियर 2 कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उन एनबीएफसीज के लिए, ये भी हमारा एनबीएफसी बीएल के लिए कैलकुलेट एप्लीकेबल नहीं है। टियर 2 कैपिटल में क्या क्या आता है सर? प्रेफरेंस शेयर्स अदर देन जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल होने वाले इक्विटी में। दूसरा, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को डिस्काउंट कर देंगे 55% तक, 45% नहीं लेंगे, 55% लेंगे। जनरल प्रोविजंस जो हमने जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स हमने बनाए हैं टू द एक्सटेंट वो हमारे एक्चुअल डिमिनिशन इन वैल्यू से
एट्रीब्यूटेबल नहीं है, एंड कोई भी पोटेंशियल लॉस जो हमने आइडेंटिफाई किया उससे एट्रीब्यूटेबल नहीं है, प्रोवाइडेड दीज आर टू द एक्सटेंट ऑफ 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। मतलब हमारे टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स का 1.25% लेंगे एंड जनरल प्रोविजंस लेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा उसको अपन ले लेंगे। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स ले लेंगे, सबऑर्डिनेट डेट ले लेंगे, एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो इशू किया है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में, जो एक्सेस है हमारे टियर 1 कैपिटल से, तो उसको हम ले लेंगे। ये 6 चीजों को हम सम कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमारा टियर 2 कैपिटल निकल जाएगा। लेकिन ये टियर 2 कैपिटल आपके टियर 1 कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये भी हम एक लिमिट चेक कर लेंगे। नोट, जो हमारे एनबीएफसी बीएल है वो एलिजिबल नहीं है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने टियर 2 कैपिटल में इंक्लूड करने के लिए। रिस्क वेट्स की बात करूं, मोस्टली आपका 0% है, जो भी कैश एंड बैंक है, जो भी गवर्नमेंट वाले हैं, जो आपने टैक्स पे कर दिया, वो सारी चीजें हैं। बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक और एसजी गारंटीड सिक्योरिटी, जो आपका एसजी गारंटीड क्लेम जो आपके अभी तक डिफॉल्ट नहीं हुए या फिर डिफॉल्ट हो गए लेकिन अप टू 90 डेज ही है, तो 20% है। ऑल एसेट्स आपके पीपीपी वाले, पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस वाले 50% है, सारे इसके अलावा जितने भी सारे वो आपके 100% है। रिस्क वेट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर। इसमें 2 चीज और इंक्लूड हुई है, कैपिटल कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर जो आउटस्टैंडिंग है या फिर जो न्यू है, जो कैटेगराइज किया गया है एज रिटेल लोन्स एक्सक्लूडिंग हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड माइक्रो फाइनेंस एसएचजी लोन्स, इसको हम 125% का रिस्क वेट देंगे। कोई क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है तो उसको हम 125% का रिस्क वेट देंगे। स्केल बेस्ड रेगुलेशन की बात करता हूं, 4 लेयर है, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड अपना कहां गया टॉप लेयर की बात करते हैं। बेस लेयर में क्या आएगा सर, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग बिलो एसेट ऑफ 1000 करोड़ यहां पे आएगा। बिलो एसेट हमेशा बिलो बेस लेयर में रहेंगे, पीयर टू पीयर लेंडर, अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, जो एनबीएफसी आपका पब्लिक फंड्स नहीं करती है एंड जो कस्टमर इंटरफेस भी नहीं रखती है। मिडिल लेयर की बात करता हूं, जो आपके सारे एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाले इररिस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज, एनबीएफसी एनडी वाले जिसका एसेट साइज 1000 करोड़ और मोर है, एसपीडी मतलब स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। अपर लेयर की बात करता हूं, एनबीएफसी आइडेंटिफाई करके आरबीआई जिनको एनहांस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, आपकी जो टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी है वो हमेशा अपर लेयर में डिसाइड करेंगी। टॉप लेयर की बात करता हूं, ये आइडियली रिमेन एंटी रहेगा जब तक हमें कोई ऐसी एनबीएफसी है जिसका पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क सब्सटेंशियली इंक्रीज ना हो जाए, ठीक है। यस सर। नोट की बात करते हैं, एनबीएफसी डी, सीआईसी, आईएफसी, एचएफसी वो हमेशा मिडिल लेयर फिर अपर लेयर में रहेंगे, उनको हम बेस लेयर में नहीं डालेंगे। एसपीडी और आईडीएफ को हमेशा मिडिल लेयर में रखेंगे। आईसीआई, आईसीसी, एमएफआई, फैक्टर्स और मोर्टगेज गारंटी किसी भी लेयर्स में आ सकते हैं। गवर्नमेंट एनबीएफसी या तो बेस लेयर में रहेगा या मिडिल लेयर में रहेगा, अपर लेयर में नहीं रहेगा। जो भी हम एनबीएफसी एनडी बोल रहे हैं उसका मतलब बेस लेयर है, एनबीएफसी डी और एनडीएसआई का मतलब है मिडिल लेयर और अपर लेयर। अगर कोई एक्जिस्टिंग एनबीएफसी एनडीएसआई है जिसका एसेट बिटवीन 500 करोड़ एंड बिलो 1000 करोड़ है तो उसको हम एनबीएफसी बीएल बोलेंगे, एक्सेप्ट अगर वो मैंडेटली एमएल में रखने की जरूरत है तो, ठीक है। यस सर। इनकम रिकॉग्निशन की बात करते हैं, एनपीए में आपको कोई भी इनकम तभी रिकॉग्नाइज करना है जब वो एक्चुअली रियलाइज हो जाए, आपने जो अभी तक इनकम रिकॉग्नाइज किया उसको रिवर्स कर देना। अगर हम एसेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह हर एक एनबीएफसी पे एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट एमएफआई वाली एनबीएफसी पे। स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट है जिसका कोई भी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट परसीव नहीं, हमें नहीं लगता कि यहां पे कोई भी डिफॉल्ट होने वाला है। अब एनपीए कब क्लासिफाई करेंगे सर, यहां पे आप देख लीजिएगा, एनबीएफसी बेस लिमिटेड बेस लेयर है और यहां पे एनबीएफसी मिडिल लेयर एंड अबव की बात हो रही है। तो एनपीए हम तब क्लासिफाई करेंगे जब आपका मोर देन 180 डेज से ड्यू हो जाए। और सबस्टैंडर्ड एसेट कब बोलेंगे, जब आपका एनबीए बनने के बाद अप टू 18 मंथ्स तक और यहां पे आपको 12 मंथ्स सर। और डाउटफुल एसेट कब बोलेंगे, जब ये 18 मंथ से भी एक्सीड हो जाए और ये 12 मंथ से भी एक्सीड हो जाए तो उसको हम डाउटफुल एसेट बोलेंगे। अब सर ये जो आपका मोर देन 180 डेज वाला जो एनपीए क्लासिफिकेशन है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर ग्लाइड पाथ। मतलब अब हमारा जो नया एनपीए क्लासिफिकेशन नॉर्म आया है वो है हमारा मोर देन 90 डेज। अब ये हम डायरेक्टली 90 डेज नहीं करेंगे मोर देन, हमें ये ग्लाइड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अब ये ग्लाइड पाथ कैसे फॉलो करेंगे सर, मोर देन 150 डेज हमें करना है बाय 2024, मोर देन 120 डेज करना है हमें बाय 2025 एंड मोर देन 90 डेज करना है हमें बाय 2026। जो ग्लाइड पाथ है वो हमारे उन एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनको ऑलरेडी 90 डे एनपीए नॉर्म वाला क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत है। सब स्टैंडर्ड एसेट की बात करता हूं, मतलब अगर आपने कोई भी रीनेगोशिएट किया है तो आपको एटलीस्ट 1 साल तो रुकना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही आप अग्रीडेशन कर सकते हो, नहीं तो तब तक आपको 1 साल तक तो सब स्टैंडर्ड एसेट ही मानना पड़ेगा। जो एनपीए क्लासिफिकेशन है वो बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा, एक्सेप्ट आपका लीज एंड हायर परचेज में वो आपका फैसिलिटी वाइज होगा। लॉस एसेट की बात करते हैं, जब आपका आइडेंटिफाई लॉस एसेट एज आरबीआई ने आइडेंटिफाई कर दिया, एनबीएफसी ने आइडेंटिफाई कर दिया, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, तो उसको हम लॉस एसेट बोलेंगे। या फिर जिसका थ्रेट आ जाता है नॉन रिकवरेबिलिटी पे, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इरोड हो गई मतलब क्या, मोर देन 50% वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कम हो गई, या फिर उसकी वैल्यू ऑफ या तो उसकी सिक्योरिटी ही अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट कर दिया बोरोवर ने, तो हम उसको लॉस एसेट मान लेंगे। अब प्रोविजनिंग की बात करूं, लॉस एसेट तो 100% कर दो। डाउटफुल एसेट में जो आपका रिलायबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से कवर्ड नहीं है वो वाले एडवांस में तो 100% कर दो। जो आपका सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें अगर डाउटफुल पीरियड आपका अप टू 1 ईयर है तो 20% है, 1 to 3 ईयर्स है तो 30% है, मोर देन 3 ईयर्स है तो 50% है, ठीक है। यस सर। सब स्टैंडर्ड एसेट में आपका 10% है,
स्टैंडर्ड एसेट में एनबीएफसी मिडिल लेयर को 0.5% प्रोविजन बनाना है, एनबीएफसी बेल्स लेयर को 0.25% प्रोविजन बनाना है। बाकी सब एसेट्स के लिए हमें जो भी प्रोविजन होता है उसको नेट आउट करना पड़ता है, लेकिन स्टैंडर्ड एसेट के लिए हम उसको ग्रॉस एडवांसेस से दिखाते हैं और लायबिलिटी जो हमारा प्रोविजन बनता है उसको हम कंटिंजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट्स करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी पोर्शन में दिखाते हैं। ठीक है, अब डायरेक्शंस की बात करता हूं कि अगर आप मोबिलाइजेशन करो पब्लिक डिपॉजिट का, तो एक तो आपका जो क्वांटम ऑफ डिपॉजिट है उसकी सीलिंग जो है वो लिंक्ड होती है आपके क्रेडिट रेटिंग से। क्रेडिट रेटिंग जितनी होगी उतना आप डिपॉजिट्स ले सकते हो। अगर आपका डाउनग्रेड हो जाए क्रेडिट रेटिंग बिलो मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो आपको रेगुलराइज करना एक्सेस डिपॉजिट को। सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट से आप कोई भी नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी रिन्यू नहीं करेंगे। आपके जो भी एक्सिस्टिंग डिपॉजिट है मेजॉरिटी तक चलेंगे। आपको अपनी पोजीशन रिपोर्ट करनी है रीजनल ऑफिस और आरबीआई को विद इन 15 वर्किंग डेज। आपको कोई भी मैच्योर डिपॉजिट रिन्यू नहीं करने विदाउट एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ डिपॉजिटर। आपको एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट रिटर्न एप्लीकेशन फ्रॉम डिपॉजिटर से ही। आपको एक्सेप्ट नहीं करना पब्लिक डिपॉजिट, तो आपको बीआर पास करना पड़ेगा। आपको डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन करना है, चेक करना है इंटरेस्ट को, और आपको रिटर्न टाइमली फाइनल पे फाइल करिए कि नहीं करिए वो भी चेक करना पड़ेगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करो, बीओडी को पॉलिसी बनानी पड़ेगी अगर आप डिमांड और कॉल लॉन्ग्स भी एक्सेप्ट करते हो। आपको कंप्लायंस चेक करना है आरपी नॉर्म्स का, आपको कंप्लायंस चेक करना है प्रूडेंशियल नॉर्म्स को क्लासिफिकेशन का। एनपीएस के लिए हमें देखना पड़ेगा अनरियलाइज्ड इनकम को आपने पीएनएल में नहीं डाला है, एंड जो भी एनपीएस आपके प्रीवियस ईयर थे वो भी हमारे कंटिन्यू टू बी करंट ईयर में शोन होने चाहिए। ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड की बात करते हैं, मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट कर रहे हो, फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट या फिर मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हो, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हो रिवॉर्ड के लिए, नेग्लिजेंस कैश शॉर्टेजेस कर रहे हो, चीटिंग फॉर्जरी कर रहे हो, इरेगुलरिटीज आपके फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में या फिर कोई भी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड। अगर नेग्लिजेंस कैश शॉर्टेजेस है, इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, उसको हम फ्रॉड तभी बोलेंगे जब इंटेंशन टू चीट था या तो प्रूफ था या फिर सस्पेक्टेड था। अगर नहीं था इंटेंशन टू चीट तो भी हम फ्रॉड बोलेंगे। अगर कैश एंड क्या नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस के केस में अगर कैश शॉर्टेजेस मोर देन 10,000 है और जब हमें कैश ने बता दिया और जब हमें कैश ने नहीं बताया, मतलब या तो मैनेजमेंट ने पता लगाया, ऑडिटर ने पता लगाया, ऑफिसर ने पता लगाया, तो कैश शॉर्टेजेस अगर मोर देन 5,000 था तो हम आपको रिपोर्ट फ्रॉड मान लेंगे। ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं ऑडिट चेकलिस्ट आईसीसी की क्या है सर। 3 आपके शेयर्स के पॉइंट है, 1 डिविडेंड का पॉइंट है, 3 इन्वेस्टमेंट के पॉइंट है। वेरीफाई करो सारे फिजिकल शेयर्स जो आपके पास है वो वेरीफाई करो, डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन ले लो, और आपने अपने शेयर्स के लिए कोई भी लोन एडवांस नहीं किया होना चाहिए। डिविडेंड की बात करो जो आपके बैंक पे भी एप्लीकेबल है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट अगर ड्यू हो गया तो उसको अकाउंट कर लो। डिविडेंड आपका शेयर्स ऑफ कंपनी पे और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे आप कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर वो डिक्लेयर हो चुका है, राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो चुका है। बॉन्ड्स की बात करो तो आप अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज तभी करोगे जब इंटरेस्ट रेट पीरियड डिटरमाइंड है एंड सर्विस रेगुलरली है। आपको AS13 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं वो देखना है, वेरीफाई करना है। बोर्ड मिनट्स परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स हमने प्रॉपर्ली वैल्यू किए हैं एज पर एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स वैल्यू किए, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट एनबीएफसी में पब्लिक डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करें उनकी बात करूं तो आपको देखना है कि आप क्या विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग तो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना। दूसरा कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो आपने रिटर्न में फाइल किया है आरबीआई को वो आपको करेक्टली डिटरमाइन किया है कि आप डिपॉजिट एक्सेस में ले रहे हो फ्रॉम योर डिपॉजिट परमिसिबल लिमिट, या आपने कोई वॉयलेशन कोई रेस्ट्रिक्शन को वॉयलेट किया है, कि आपने डिफॉल्ट किया इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल ने, क्या आपने सारी प्रूडेंशियल नॉर्म्स को कंप्लाई किया है, क्या आपने डिपॉजिट का रिटर्न फाइल किया एनबीएस में, और क्या आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में आरबीआई को। ठीक है, 2 रिटर्न्स की बात कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एनबीएफसी में डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है, बीओडी ने क्या पास किया, बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन क्या बीओडी ने पास किया है। दूसरा ये कंपनी ने एक्सेप्ट किया अपने डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, क्या आपने कंप्लाई किया प्रूडेंशियल नॉर्म्स के। फॉर एनबीएफसी एनडीएसआई की बात करेंगे, क्या कैपिटल एडुकेसी रेशियो एनबीएस 7 में जो आपने डाला है वो करेक्ट है। दूसरा जो एनुअल स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल फंड्स आप बेचते हो एनबीएस 7 की, वो हम बात करेंगे कि आपने आरबीआई को वो फंड स्टेटमेंट भेजा है या फिर नहीं भेजा है। क्या एनबीएफसी ने करेक्टली क्लासिफाइड किया है खुद को एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट बात करते हैं, सारे एनबीएफसी की बात करेंगे। सारे एनबीएफसी में क्या देना है, क्या कंपनी मीट कर रही है, क्या अगर कंपनी एनबीएफसी और मीट कर रही है प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया को, क्या उसने एक सीओआर ले लिया, जिस कंपनी के पास सीओआर है क्या उसको कंटिन्यू टू होल्ड सीओआर कर सकती है एज पर प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया एज ऑन 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या कंपनी के पास क्या कंपनी मीट करती है एनएफसी के रिक्वायरमेंट को। हमें हर एक एनबीएफसी के लिए एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि वो एलिजिबल है टू होल्ड सीओआर। किसको देना है सर, रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, जहां पे आपकी जुरिसडिक्शन है। कब तक सबमिट करना है सर, जब आपने डेट किया, डेट ऑफ द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जब आपने साइनिंग किया अपनी ऑडिट रिपोर्ट का एज पर सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, या फिर 31 दिसंबर 2000 मतलब जो भी आपका उस ईयर का 31 दिसंबर होगा उसके अंदर अंदर इन दोनों में से जो भी हो उसके अंदर उसके अर्लियर आपको डेट अपना ये सर्टिफिकेट जो है वो दे देना है। ये जो फॉर्मेट होगा आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट का वो एनबीएफसी सबमिट करेगी। वो इशू किया गया है मास्टर डायरेक्शन आरबीआई फाइलिंग ऑफ सुपरवाइजरी रिटर्न्स डायरेक्शंस 2024 में।
फिल्ड में क्या बोल रहा हूं, ऑडिट ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई कंपनी जिसका सीओआर होल्ड करने की रिक्वायरमेंट के कंडीशंस के लिए, तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ भाई वो कंडीशन से कंप्लाई कर रही है। अगर हम कोई भी अनक्वालिफाइड या फिर क्वालिफाइड, अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड स्टेटमेंट देते हैं तो हमें रीजन बताना पड़ेगा। अगर हम अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन है तो भी हमें रीजन बताना पड़ेगा। अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट का अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, या फिर कोई भी किसी भी चीज से कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया, कौन सी चीज से सर, चैप्टर 3B से, डायरेक्शन से, तो ऑडिटर को रीजनल ऑफिस ऑफ एनबीएस मतलब नॉन बैंकिंग सुपरविजन को बताना पड़ेगा, जिसके जुरिसडिक्शन में एनबीएफसी आती है। एक बात ध्यान रखना, आपको सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन के बारे में बताना है, कंप्लायंस के बारे में नहीं बताना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस की बात कर देते हैं, तो आपकी सारी एनबीएफसीज को इंड एस कंप्लाई करने की जरूरत है। डिफरेंस की बात करता हूं, डिवीजन 2 और डिवीजन 3 इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सर? ये बैलेंस शीट में क्या है, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में आप प्रेजेंट कर सकते हो, और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पीएनएल की बात करता हूं, अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस में आपको फेस में दिखाने पड़ेंगे वो आइटम्स, अगर वो एक्सीड करते हैं 1% ऑफ टोटल इनकम से। फिर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ओसीआई के आइटम जो है वो फेस पे दिखाने हैं पीएनएल के। टीआर की बात करूं, आपको जो भी रिसीवेबल्स है उस एलएलपी का, जिस एलएलपी में आपके डायरेक्टर या तो पार्टनर या मेंबर है, आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या फिर जो रिसीवेबल्स है जिसका क्रेडिट पे सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, तो आपको उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये था हमारा पूरा एनबीएफसी ऑडिट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये था हमारा पूरा सीए फाइनल ऑडिट। आई होप आपको मजा आया होगा ये लेक्चर्स करके। इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार, बस दुआ में याद रखना हम सीए बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय।